कहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि जो मेरा कॉलेज लाइफ का शुरुआत हुआ है वो स्टेज पर नहीं हुआ है। मतलब अगर देखा जाए तो 18 मार्च को हम ज्वाइन किए थे, ठीक है, और मेरा एडमिशन ओमकार सर ही करवाए थे, रोल नंबर 59, जैसे आप सबको पता चल चुका है। कॉलेज ज्वाइन करे, दूसरा दिन भाषण प्रतियोगिता था, शिक्षा के ऊपर बोलना था। आज भी टॉपिक वही है, उसी पर बोलूंगा। उससे पहले 2-3 बातों को आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि जो आप बीएड में एडमिशन लिए हो, इसको स्कूल लाइफ की तरह नहीं देखें, इसको कॉलेज लाइफ की तरह भी नहीं देखें। इसको देखने का अलग तरीका है, वो पर्सपेक्टिव मैं आपको देता हूं। आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये आपके सिलेबस में अच्छा तरह से दिया हुआ है। हम वो आपको बताना चाहते हैं जो आपके सिलेबस में शायद नहीं, जो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस से मिल सकता है। मेरा ज्यादा टाइम हुआ नहीं, 20-22 का सेशन था, 22 में पास आउट किए। इन 2 सालों में जो कुछ भी अपने एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है, वो चीज आपको बताना चाहता हूँ। मैंने थोरो पढ़ा है बीएड का सिलेबस, जानता हूँ अच्छा खासा, पेपर्स को जाना है, समझा है। किताबें कभी नहीं खरीदी, क्योंकि सारी किताबें मैंने लाइब्रेरी से इशू करी। आज तक डीएमटीटीसी के इतिहास में सबसे ज्यादा किताब निकालने का रिकॉर्ड मेरे पास, तकरीबन 25 किताबें निकाली हैं। जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि काफी बार मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ और ये पाता हूँ कि बीएड कॉलेज में भी उनका रवैया, उनका चाल चलन, उनका लक्षण, क्योंकि प्रिंसिपल सर है नहीं तो थोड़े सा भाषा का इधर उधर हो सकता है, ठीक है, हम उतना माइंड नहीं करते। तो बीएड कॉलेज में आने के बाद भी आपका जो लक्षण है वो स्टूडेंट वाला ही होता है, जबकि आप यहाँ पर स्टूडेंट कभी नहीं कहलाते, आप कहलाते हैं प्रशिक्षु। और जब प्रशिक्षु कहलाते हैं तो आपका प्रथम दायित्व होता है कि आप स्टूडेंट की मानसिकता से बाहर निकल जाए। अब सवाल आता है, स्टूडेंट की मानसिकता से कौन सी बाहर निकलेंगे सर? यहाँ पर हमको वही काम करना पड़ता है जो एक स्टूडेंट कर रहा होता है, वही फाइल बनाना है, वही सबमिट करना है, वही असाइनमेंट जमा करना है, वही अटेंडेंस लगाना है। समझ पा रहे हैं आप बात को? शायद आप रिलेट कर पा रहे होंगे, कर रहे हैं ना? मैं जो आपको अपने माध्यम से, अपने एक्सपीरियंसेस के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब आप स्टूडेंट की श्रेणी से बाहर निकलकर एक प्रशिक्षु शिक्षक की श्रेणी में आ चुके हैं। आपका आचरण, व्यवहार, विचार और सोचने तथा काम करने का तरीका एक शिक्षक वाला होना चाहिए। कुछ बातें विवादास्पद हो सकती हैं, जैसे कि असाइनमेंट डेट से पहले असाइनमेंट जमा कर देना। काफी लोग करते हैं यहाँ पे। कौन कौन करते हैं असाइनमेंट डेट से पहले असाइनमेंट जमा कर दिए? हाथ उठाइए। काफी लोग होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जमा करते हो, बहुत अच्छी बात है, ये आप में पंक्चुअलिटी को दिखाता है। पर जो चीज मैं ये नहीं कह रहा कि असाइनमेंट डेट के बाद जमा करिए, कभी नहीं। आप असाइनमेंट डेट से पहले जमा करो, बाद जमा करो। मेरे कहने का मतलब है कि जो आप असाइनमेंट जो भी आपको दिया जाता है, आप क्राफ्ट जमा करते हो। आपने जो तस्वीरें लगाई हैं यहाँ पर, मैं देख रहा था रोल नंबर सेशन वाइज लिखा हुआ हमारे सेशन में, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। पर जो चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आपको क्राफ्ट दिया जाता है बनाने के लिए, जो असाइनमेंट दिया जाता है, 1 मिनट रुक करके सोचिए ये आपको क्यों दिया जा रहा है। आपको शिक्षक बनाने की तैयारी है, परंतु आपसे काम वो करवाए जा रहे हैं जो स्टूडेंट वाले। समझ पा रहे हैं आप बात? तो शिक्षक बनाने के क्रम में जब आप कार्य स्टूडेंट वाले करोगे तो आप में वो शैक्षिक चेतना का विकास कैसे होगा। यहाँ पर जो कैच है, जो बातें मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी कि जो क्वेश्चन या जो क्राफ्ट आपको बनाने दिए जा रहे हैं वो आपके एक्सपीरियंस के लिए नहीं दिए जा रहे, वो आपको इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि जब आप स्कूल में जाओ और उन चीजों को चेक करो तो आपको समझ में आए कि क्या बनाना था, क्या लिखना था, कैसे बनाना था और क्या छोड़ना था। उस चेतना का विकास करने के लिए आपको ये असाइनमेंट या फिर यहाँ पर जो भी कार्य, परियोजना कार्य दिया जाता है वो आपको करना होगा, पहली बात। दूसरी बात, अब आते हैं आपके सिलेबस पे। 4 सेमेस्टर का है, अब शायद 6 सेमेस्टर का हो गया है। इन 6 सेमेस्टर में हमको ये बताया जाता है कि पढ़ाना कैसे है, किन किन तरीकों से पढ़ाना है, माइक्रो टीचिंग क्या होता है, फुल क्लास क्या होता है, आप लेसन प्लान्स बनाते हो, आप साइकोलॉजी के फाइल्स बनाते हो। इन सब चीज़ों को जानते हुए जो एक चीज़ मैंने शायद नहीं देखा इस सिलेबस में, हमको
कि हमारे सिलेबस में शायद एक चीज छूट जाती है, वो ये चीज छूट जाती है कि हम जब एक स्टूडेंट फेल हो जाता है, एक स्टूडेंट जब असफल हो जाता है, हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट जब असफल हो जाता है तो हम उसे उस असफलता से डील करना नहीं सिखा पाते। आज समय की मांग है कि हम स्टूडेंट को अपना सिलेबस पढ़ाएं तो पढ़ाएं, साथ ही उसे ये भी बताएं कि हमें असफलता से कैसे डील करना है, हम फेलियर से कैसे डील करना सिखाते हैं अपने स्टूडेंट को। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के डेट में। अगर आज आप हमसे एक चीज जो सीख के जाना, मतलब अगर मैं चाहूं कि आपको बताऊं अपने एक्सपीरियंस से, तो ये बताना चाहूंगा एक चीज कि आप अपने स्टूडेंट को जब पढ़ाते हैं तो ये भी बताइए कि सफल होने के लिए ये करो, परंतु यदि तुम असफल हो जाते हो तो जीवन खत्म नहीं होता, उसके लिए तुम ये कर सकते हो। उसे आप सिखाइए कि असफलता से कैसे डील करते हैं। एक बहुत फेमस डायलॉग है कि सफलता के बाद सक्सेस हो जाएगा का प्लान सबके पास है। पढ़ेंगे, 11th करेंगे, 12th करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, नौकरी लगेगी, शादी, बच्चे, सब कुछ, पर असफलता का प्लान किसी के पास नहीं। बीइंग अ टीचर, हम चाहते हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स में उस असफलता से डील करने के लिए, उस असफलता से वो स्टूडेंट कैसे उसको देखता है, उसको कैसे समझता है, उससे कैसे डील करता है, ये भी बताइए। क्योंकि हर बार जीवन में आपको हर जगह सफलता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती। आबादी बहुत है, संभावनाएं बहुत कम है। तो जब आप चैप्टर पढ़ाते हैं उसमें आप ये भी चैप्टर इंक्लूड करिए कि जब आप असफल हो जाते हो, जब आप असफलता जब आपको मिलती है पूरी मेहनत करने के बाद, तब भी आपको अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि चलती का नाम गाड़ी है और बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, सबका हालत खराब हो रहा है, पता है, सबसे लास्ट बुलाएंगे। एक चीज जो है वो असफलता से डील करना। दूसरा है कॉलेज लाइफ एंजॉय करिए। आप फाइल्स बनाइए, टाइम पर कंप्लीट करिए, जमा भी करिए, परंतु इसके साथ जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, आज मैं यहाँ पर खड़ा होकर भाषण दे रहा हूँ, बेझिझक, कहीं कुछ नहीं लिखा है भाई, ठीक है, तो वो इस कारण हो पाया है क्योंकि मैं कॉलेज के दूसरे दिन ही स्टेज पर था। और मैं अगर सर को याद हो तो सर को शायद मेरा भाषण भी याद होगा, ठीक है। वो भाषण यहाँ पर जो आप स्टेज पे करते हो वो आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है आपके शिक्षकों के नजरों में। और क्या तो हम देखें कि जो बीएड है, शिक्षक बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही अंडररेटेड है हमारे देश में। पता नहीं क्यों हम कोई हमारे परिवार में डॉक्टर बन जाता है, आईएएस आईपीएस बन जाता है, तो हम बहुत मान मर्दन करते हैं कि भाई साहब क्या काम किया। ऑब्वियसली करना भी चाहिए, परंतु शिक्षक हमारे समाज में कहीं ना कहीं उसी भांति है जिस प्रकार एक आम इंसान है जो एक गली से दूसरे गली जा रहा है, अपना रोजमर्रा का कार्य कर रहा है, एक आम जनमानस हो जाता है। परंतु आप सोच के देखिए, एक आईपीएस है, एक डॉक्टर है, एक देश का प्रधानमंत्री है, उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिक्षक ने जरूर पढ़ाया। ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता इस संसार में जिसने अपने जीवन काल में, जिसके जीवन काल में एक शिक्षक ना रहे। बिना शिक्षक के वो उस मुकाम पर पहुंच ही नहीं सकता। जरूरत ये है आज के समाज में कि हम शिक्षकों का भी उतना आदर, सम्मान, स्नेह पूर्वक उनका अभिवादन करें जितना हम इन लोगों का करते हैं। क्योंकि हम विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, हम विश्व गुरु की बात करते हैं। विश्व गुरु का मतलब क्या है कि जब तक्षशिला और नालंदा जैसी संस्थाएं थी तो वहां पर ऐसे आचार्य हुए, ऐसे टीचर्स हुए, ऐसे गुरु हुए जिन्होंने ऐसे शिष्य खड़े किए जिन्होंने एक देश का भूगोल बदल दिया, अर्थव्यवस्था बदल दी, इतिहास रच दिया। हम इतिहास में पढ़ते हैं सिकंदर और चंद्रगुप्त की लड़ाई, वास्तव में इन दोनों की लड़ाई नहीं थी, कभी नहीं थी। ये लड़ाई थी अरस्तु के शिष्य और चंद्रगुप्त के शिष्य के बीच। ये लड़ाई थी दो शिक्षकों के बीच, अरस्तु और चाणक्य के बीच, और जिसमें चाणक्य विजय हुई। शिक्षक जो है समाज का निर्माण करता है। बहुत ही फेमस डायलॉग है कि और सृजन है शिक्षक की गोद में पढ़ते हैं। शिक्षक की गोद में पढ़ते हैं तो हम इसे एज अ सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं देखें कि हम बीएड कर लिए हैं, अब कहीं पर हम जाके पढ़ाएंगे, नौकरी लग जाएगा, सेट हो जाएगा। नहीं, कभी नहीं। आप समाज के वो इम्पोर्टेंट कड़ी हैं जो समाज
के निर्माण में, ये देश आने वाले सालों में कैसा होगा उसके लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। अब मेरी लाइफ में, आप सबके लाइफ में, आप जो यहाँ तक पहुंचे हो, आप निरंतर किसी न किसी शिक्षक के सानिध्य में रहे हो। शिक्षक ने आपको गाइड किया, तब जाकर आप यहाँ पहुंचे हो। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। इसके एक पोइट्री था, उसी के साथ समाप्त करेंगे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह कांपने लगी है, जरूरत ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, जरूरत ये है कि मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही, वो आग कहीं भी, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी। बहुत बहुत धन्यवाद।